संतान निर्माण परवरिश के प्रभावी सूत्र। इस श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा पर। शिक्षा एक बहुआयामी शब्द है और शिक्षा मानव के लिए अनिवार्य है। बिना नैमित्तिक ज्ञान के, बिना शिक्षा के, बिना विद्या के, बिना एजुकेशन के किसी भी इंसान का इंसान होना भी संभव नहीं है। तो शिक्षा के विविध आयामों पर आज हम बात करने वाले एक बहुत ही विद्वान हमारे बीच में है। आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए, आपकी समझ को और अच्छे से पैदा करने के लिए आज हमारे साथ में है एडवोकेट भरत कुमावत जी। स्वागत है आपका। और भरत जी एक शिक्षाविद भी हैं। भरत जी भारतीय ज्ञान परंपरा के संयोजन का काम कर रहे हैं हमारे जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें, और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। और आपके खुद के जीवन के अनुभव, आपके खुद के जिस तरह से आप शिक्षा के साथ जी रहे हैं, तो उस पर भी हम चाहेंगे कि भरत जी खुलकर बात करें। शिक्षा क्या है, कैसे है। तो मैं सीधे ही भरत जी तक पहुंचता हूं। भरत जी बताइए कि शिक्षा से आप क्या अर्थ लेते हैं। व्हाट इज एजुकेशन? देखिए, शिक्षा बहुत ही व्यापक शब्द है और मैं जो अपना दृष्टिकोण है एक विद्यार्थी की तरह प्रस्तुत कर रहा हूं। वास्तव में शिक्षा एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और फिर उनका एक आकलन करने के बाद हम व्यवहार में लाते हैं। तो शिक्षा एक बहुत ही व्यापक विषय है जो हमें जीने की और सही जीने की ओर प्रवृत्त करता है। और अगर शिक्षा का दृष्टिकोण देखा जाए तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप किस दृष्टिकोण से चीज़ों को समझना चाहते हो, परखना चाहते हो। और जैसा कि हमारा विषय चल रहा है कि पेरेंटिंग, संतान निर्माण, तो उस दृष्टिकोण से तो माता और पिता के लिए यही सर्वोच्च उद्देश्य, लक्ष्य होता है कि उनका जो संतान है वो सही चीज़ों को सही तरीके से देखे, सही तरीके से समझे और सही तरीके से जीवन जिए। इसके लिए उनमें आत्मविश्वास जो है वो अभिभावकों को बच्चे में को आत्मविश्वास देना पड़ेगा, वही शिक्षा है। ये मैं इसको शिक्षा नहीं मानता हूँ, इसको मैं गाइडेंस मानता हूँ कि माता पिता गाइड करते हैं कि ये करो, ये ना करो। जबकि वास्तव में माता पिता का दृष्टिकोण ये रहना चाहिए कि आप स्वयं से निर्णय लेना सीखो, स्वयं चीज़ों को देखो और स्वयं निर्णय लो और स्वयं ही उनका आचरण करो। और अगर आपसे गलती होती, जो होना स्वाभाविक है, तो स्वयं ही आप सुधार भी करो। माता पिताओं को बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम बच्चों को सिखाएं, बल्कि बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करें। यही शिक्षा, सही शिक्षा होगी। तो बच्चों को सिखाने की बजाय उन्हें कुछ सिखाने की बजाय उन्हें सीखना सिखाएं। बच्चों पर अपने निर्णय थोपने की बजाय उन्हें निर्णय लेना सिखाएं। जी बिल्कुल। जो माता पिता 20-25 साल के युवा किससे भी ये अपेक्षा रखते हैं कि वो उनके निर्णय के अनुसार चले और उनके कहे से ही सारी चीज़ें करे, तो इसका मतलब, और कई माता पिता को मैं देखता हूँ भरत जी जो बड़े गर्व से कहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे बिना पूछे कोई काम नहीं करते। मैं समझता हूँ दिस इज फेल पेरेंटिंग। अगर आपके बच्चे आपके बिना पूछे कोई काम नहीं करते तो इसका मतलब अभी तक बच्चों ने निर्णय लेना नहीं सीखा। तो हमें चाहिए कि हम बच्चों को इस योग्य बना दें कि वो स्वतंत्र होकर अपने डिसीजन खुद ले सके और आत्मनिर्भर बन सके अपने मन से, अपनी सोच से। तो बहुत अच्छा भरत भैया आपने बताया। भरत भैया मैं चाहूँगा कि आप इस बात को और विस्तार दें कि शिक्षा पूरे विस्तृत अर्थों में मनुष्य को कहाँ तक लेकर जाती है और मनुष्य होने का हमारा प्रयोजन। थोड़ा सा दार्शनिक भी हम जा सकते हैं क्योंकि शिक्षा का अर्थ ही दर्शन है। तो दार्शनिक अर्थ में शिक्षा क्या है? दार्शनिक अर्थ में शिक्षा जो सारे धरती के सारे मनुष्यों के लिए एक ही है, वो ये है कि मानव जो हम हैं, जो हमें मानव शरीर मिला है, मानव क्या है, क्यों है और इस मानव का उद्देश्य क्या है। और इन सवालों का जवाब केवल एक ही तरीके से मिल सकता है क्योंकि हम इस पूरे जो ये अस्तित्व है, इस अस्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा है। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है प्रत्येक मानव के लिए, भले ही वो अभिभावक हो या विद्यार्थी हो, टीचर्स हो या कोई भी हो, कि ये अस्तित्व क्या है, अस्तित्व क्यों है, अस्तित्व कैसा है और हमारी अस्तित्व में क्या भूमिका है। क्योंकि रियलिटी जो है वो अस्तित्व ही है। चाहे कोई भी वस्तु इस जीवन में जानने योग्य है तो वो केवल वही वस्तुएं हैं जो रियल में एग्जिस्ट करती हैं, जिनका वास्तव में अस्तित्व है। अस्तित्व नियमानुसार है,
अस्तित्व मन मर्जी से नहीं चलता, अस्तित्व एक नियम है और उस नियम के अनुसार ही इस अस्तित्व में मानव, प्रकृति सभी चलायमान हैं। और यदि हमने इस अस्तित्व के नियम को समझ लिया तो हमें कोई दूसरा ऐसा आधार नहीं है जहां से सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में, इस धरती पे अस्तित्व के नियम से ही सारी चीजें चल रही है। जब बात अस्तित्व की होती है तो सब शुरुआत होती है स्वयं से। तो हम सबसे पहले स्वयं को समझें। और अगर हम एजुकेशन वर्ड के मीनिंग पर जाते हैं, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है ई डुकैटम से बना है। ई का मतलब होता है भीतर और डुकैटम का मतलब होता है जाना। तो अपने भीतर जाना, स्वयं को जानना, जानने वाले को जानना, यह शिक्षा का, एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ है। तो बिना स्वयं को जाने तो शिक्षा ऐसे ही है जैसे कि बाहर की चीज़ों को जान लिया लेकिन खुद को नहीं जाना, तो तृप्ति का अनुभव नहीं हो सकता। और जिसे हम विद्या शब्द कहते हैं वो भी विद्यमान से बनता है। जैसा कि भरत भैया ने बताया कि जो पदार्थ जैसा है उसे वैसा जानना, अस्तित्व को वैसा जानना जैसा कि वो विद्यमान है, ये विद्या है। और हमारे शास्त्र भी कहते हैं या विद्या या विमुक्त है। विद्या वो है जो मुक्ति तक लेके जाए। और मुक्ति का अर्थ यहाँ आप केवल वो मोक्ष वाली मुक्ति से नहीं लीजिए, बल्कि हमारे दैनिक तनाव, दैनिक अतृप्ति, दैनिक जीवन में जो होने वाले छोटे छोटे दुख है, कष्ट है, उन सबसे मुक्ति जो दे। जैसे धन कमाने की विद्या आपकी अभाव से मुक्ति की तरफ लेके जाती है। जो हमारे जीवन में अभाव होता है, गरीबी होती है, उससे मुक्त करती है वो शिक्षा जो हमें धन कमाने की शिक्षा है। वैसे ही हमारे जो मानसिक तनाव है उनको मुक्त करने की जो शिक्षा है वो है समझ। तो शिक्षा समझ तक लेकर जानी चाहिए। भरत भैया, तो आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, समझना ही फल है। जैसे कहते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान ने कहा है कि कर्म पे आपका अधिकार है, फल पे नहीं है। लेकिन शिक्षा का फल यही है कि यदि आपने कोई चीज समझ ली, इसका अर्थ यह है कि आपका शिक्षा का उद्देश्य सफल हुआ। जिस तरह से हम पानी शब्द को अगर उच्चारण करेंगे तो पानी एक शब्द है और कहीं ना कहीं ये पानी अस्तित्व में एक वस्तु भी है। तो जब तक शब्द से अर्थ और अर्थ से वस्तु तक का ज्ञान ना हो जाए तब तक शिक्षा अधूरी रहती है। तो ये समझ के ही जीवन आगे बढ़ता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमने केवल मात्र शब्द सुने होते हैं और उन शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाते हैं, या अर्थ कई बार समझते हैं तो हम गलत अर्थ समझ लेते हैं, जिसको कि हम भ्रम कहते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि हमें ये पता हो कि हम जो समझ रहे हैं क्या वो सत्य है या भ्रम है। जैसा कि वैदिक उक्ति भी है कि असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम अमृतम गमय। तो क्या हमने जो हमारी समझ बनाई है वो सत्य है या असत्य है? क्योंकि ये प्रकृति उस माँ की तरह है जिसने हमको कर्म की स्वतंत्रता दी है। हम गलत भी करेंगे तो वो प्रकृति कहीं रोकेगी नहीं। ये प्रकृति की व्यवस्था ही ऐसी है, पूर्ण स्वतंत्रता है यहाँ पर। इसलिए ये शिक्षित होने का और समझने का हमारा दायित्व है कि हम इस चीज को समझें कि हम सही समझ रहे हैं या कहीं गलत तो नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि अक्सर जिसको हम एक्सीडेंट कहते हैं या दुर्घटना कहते हैं, ये संसार की सबसे बड़ी दुर्घटना है कि हमने अपनी समझ में गलत चीज़ों को या असत्य चीज़ों को सही समझ के व्यवहार किया है। तो वहाँ हम जरूर दुर्घटनाग्रस्त होंगे जहाँ हम गलत चीज़ों के आधार पर व्यवहार आचरण कर रहे हैं। जी बिल्कुल, समझने की शुरुआत घर से होती है। हर चीज़ की शुरुआत घर से होती है। चैरिटी बिगिंस एट होम कहावत भी है। तो बचपन से ही बच्चों को, अपनी संतानों को, अपनी पीढ़ियों को हम अगर समझने का सही नज़रिया देंगे तो वो चीज़ों को ठीक से समझ पाएंगे। वरना व्यक्ति सब कुछ समझता है, बस समझना नहीं समझता। तो हम अगर समझना सीख जाएं, सीखना सीख जाएं, चीज़ों को देखने का एक सही दृष्टि, एक खुली दृष्टि अगर हम विकसित करें, और अपनी संतानों, बच्चों में प्राय दृष्टि विकसित होती है, उनकी दृष्टि काफ़ी ब्रॉड होती है। तो पेरेंटिंग में कहीं ना कहीं हम अपने कथित ज्ञान से, कथित मान्यताओं से, हमारी जो मान्यताएं हैं उनसे उस दृष्टि को संकुचित और उस दृष्टि को बंद करने का काम करते हैं। तो मैं फिर से ये विनती करना चाहूँगा अपने व्यूअर्स से, जो हमारे साथ में, जिनके साथ मिलकर मैं पेरेंटिंग को समझ रहा हूँ, कि बच्चों को अपनी मान्यताएं न दें, बल्कि बच्चों को एक खुला दायरा दें ताकि वो खुद को समझ सकें, अस्तित्व को समझ सकें, खुद को जान सकें। और ये बिल्कुल व्यावहारिक बात है, ये बिल्कुल भी कथित दार्शनिक बात नहीं है। क्योंकि आज जो इतनी सारी समस्याएं हम देख रहे हैं चारों तरफ, इतनी सारी साइकोलॉजिकल इश्यूज बढ़ रहे हैं, इतने सारे सोसाइटल इश्यूज हम देख रहे हैं, जिसको हम उच्च शिक्षा बोलते हैं।
आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन में, आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूशन में, और इतने जिसको हम लोग रिच क्लास बोलते हैं, हमें लगता है कि सुविधाओं से समाधान मिल जाएगा, तो हम इतने अमीर जो धनपति लोग हैं उनके साथ उनके बच्चों को देख रहे हैं, वहाँ भी मानसिक समस्याएं बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ है। तो पढ़ा लिखा भी दुखी है यहाँ पे, अनपढ़ भी दुखी है, अमीर भी दुखी है, गरीब भी दुखी है, भारतीय भी दुखी है, अमेरिकन भी दुखी है। तो इस दुख के निवारण का जो सेतु है, जो जरिया है, वो शिक्षा के सेतु से चल के हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ पे मुक्ति है दुखों से, मुक्ति है अभाव से, मुक्ति है अज्ञान से, मुक्ति है आलस्य से। आलस्य क्यों करता है व्यक्ति? एक बुद्धिमान व्यक्ति भी आलस करता है क्योंकि जब उसे लगता है कि क्या करना चाहिए, उसे वास्तविक अर्थ जब तक नहीं मिलता तब तक उसका आलस्य बहुत स्वाभाविक होता है। तो उस आलस से मुक्ति के लिए भी चाहिए कि उसके पास एक लक्ष्य हो कुछ करने का। तो भरत भैया, ये तो बहुत सारी दार्शनिक बात हुई, बहुत सारी गहरी बात हुई, इनको हम मिलकर समझेंगे अपने व्यूवर्स के साथ। ऐसा भी नहीं कि भाई हम लोग परम ज्ञानी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वी ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, तो हम भी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि भरत भैया अपने बारे में कुछ बताएं, कुछ अपनी शिक्षा, अपनी पेरेंटिंग, अगर जो भी ठीक लगे तो थोड़ा हम और उसको रिलेट कर पाएँ, आपके व्यक्तिगत अनुभव। देखिए, व्यक्तिगत अनुभव तो सबके अपने अपने होते हैं, मेरे भी हैं। और यही है कि मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे मेरे परिवार में भी जो है वो पूर्ण स्वतंत्रता से जीने का अवसर मिला। मेरे परिवार ने बहुत ज़्यादा मेरे को कोई गाइडेंस नहीं दी, उन्होंने एक स्वतंत्र जीवन दिया मुझे, मेरे निर्णय लेने के अधिकार दिए मुझे। और आलोक स्कूल में विशेष रूप से मैं आचार्य स्वर्गीय श्री श्यामलाल जी कुमावत एवं श्री नारायण लाल जी शर्मा का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे जीवन में ये व्यक्तित्व रहे। आचार्य जी ने शिक्षा के कोर्स के अलावा भी, सिलेबस के अलावा भी विशेष तौर से समाज के प्रति बचपन से हमारे अंदर भाव भरे कि हम शिक्षा के साथ साथ समाज में जहाँ हमें हमारा आचरण करना है, व्यवहार करना है, जहाँ हमें जीना है, उस समाज के प्रति हमारे को तैयार किया। और स्वर्गीय श्री नारायण लाल जी शर्मा साहब, गुरुदेव का भी आभारी हूँ कि उन्होंने कहीं ना कहीं उस समय में मेरे जीवन में आध्यात्मिकता का बीजारोपण करने का प्रयास किया। हालांकि उस समय मुझे लगता था कि ये बहुत ऊंची बातें हैं, मेरे समझ में नहीं आ रही, लेकिन आज मैं अनुभव करता हूँ कि यदि बचपन में उस समय नारायण जी ने अगर मेरे चित्त में ये अध्यात्म का बीज नहीं रोपा होता तो शायद मेरा विकास इतना नहीं हो पाता। और आलोक की प्रेरणा से, आचार्य जी श्यामलाल जी कुमावत की प्रेरणा से आज मैं जो कुछ भी हूँ, समाज सेवा कर रहा हूँ, उनकी प्रेरणा है। और इस वजह से मुझे प्रेम आदर भी मिल रहा है समाज में। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो शिक्षक, आचार्य हमेशा रहते हैं हमारे भीतर, इसलिए हम कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। कहते हैं कि पिता कभी मरते नहीं है, माँ कभी मरती नहीं है, और आचार्य हमेशा जीवित रहते हैं हमारे भीतर। एक और सवाल ले लेते हैं कि आज जो हम देखते हैं कि एक एजुकेटेड मास है, पढ़ा लिखा वर्ग है, जो एक वैज्ञानिक बुद्धि रखता है और या वैज्ञानिक बुद्धि की बात करता है, और एक दूसरा वर्ग है जो आध्यात्मिकता की बात करता है। तो आप आध्यात्मिक विज्ञान को और आज की जो हायर एजुकेशन है या साइंटिफिक जिसको एजुकेशन कहते हैं, उन दोनों के बीच में क्या समन्वय देखते हैं और क्या अंतर देखते हैं, या आपका क्या उस विषय में आपकी क्या? देखिए, अगर आपने जो प्रश्न पूछा है उस हिसाब से दो धाराएं हैं इस दुनिया में। एक तो भारतीय ज्ञान परंपरा है और एक पाश्चात्य ज्ञान परंपरा है। और मोटे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा जो है वो अध्यात्म प्रधान रही है, और जो पाश्चात्य ज्ञान परंपरा है वो खोज प्रधान रही है, शोध प्रधान रही है। और देखने में दोनों ही विपरीत है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि दुनिया गोल है, तो ये दोनों भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन मिलके ही शिक्षा को पूर्ण करते हैं, क्योंकि भारतीय दर्शन जीवन से अध्यात्म की ओर ले जाता है, आत्मा और जो पैरा चीजें हैं उनकी ओर ले जाता है। लेकिन पाश्चात्य दर्शन जो है, विज्ञान है, वो मान्यताओं पर नहीं, खोज के आधार पर, तथ्यों के आधार पर चलता है। और बहुत ही आज का विश्व का ये सौभाग्य है कि ये दोनों शिक्षा की धाराएं एक दूसरे की पूरक हैं, क्योंकि बिना कहे चीजों को मान लेना वो भी ठीक नहीं है, और
मानकर जाने नहीं, ये भी ठीक नहीं। तो वैज्ञानिकों ने जो है वो आज जो खोज की है वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं भारतीय ज्ञान परंपरा में भी रही है, ऐसा नहीं कि नहीं रही। लेकिन आज एक सेतु की आवश्यकता है, हमको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि ज्ञान का भी उतना ही महत्व है जितना कि विज्ञान का। क्योंकि अगर हम ज्ञान को वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर शोध करके जब तक अपनाएंगे नहीं, तब तक एक संभावना बनी रहेगी ठगे जाने की, भ्रम की। इसलिए हम चीज़ों को जानें, भारतीय दृष्टिकोण से भी चीज़ों को देखें। और क्योंकि वैज्ञानिकों ने भी आज कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों को परमाणुओं में खोजा, क्योंकि परमाणु मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस, और स्पिरिट आत्मा मतलब एक जो है फिजिकल से भी ऊपर कोई चीज़ होती है जो एनर्जी के रूप में होती है। तो एनर्जी और फिजिकल दोनों चीज़ें मिलके ही जीवन का अस्तित्व में आया है जीवन। इसलिए आज की आवश्यकता है कि वैज्ञानिक जो है आध्यात्मिक मूल्यों को समझे, आध्यात्मिक चीज़ों को मान्यता दें, और आध्यात्मिक लोग भी जो हैं जो केवल एक शास्त्रों के आधार पर चल रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण को समझना चाहिए। और मैंने दोनों दृष्टिकोण से आज चीज़ों को देखा है, तो मैंने ये पाया है कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा ने किया है, उनको पाश्चात्य लोगों ने भले ही ठीक है उनका विरोध करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो इतनी सत्यता तो वैज्ञानिकों में रही है कि उन्होंने किसी चीज़ को कंडेम नहीं किया, आलोचना नहीं की। वो भले एक समय था जब इन सब चीज़ों को मानते नहीं थे, लेकिन वो ढूंढते गए। और आज जब उन्होंने परमाणु को ढूंढा, तो परमाणु के आगे उनके पास कुछ जानकारी नहीं है, क्योंकि वो एक वो जो कहते हैं रिजिड पूर्वाग्रह से उनका नाता रहा है शुरू से, कि उन्होंने इस आध्यात्मिक धारा को हमेशा से अस्वीकार किया है, और आज भी वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन चूंकि मैंने आध्यात्मिक परंपरा को भी देखा है, वैज्ञानिक परंपरा को भी विशेष रुचि से पढ़ा है, तो एक जो दोनों के बीच में सेतु है, जो मिसिंग गैप है, वो शायद वैज्ञानिकों को आवश्यकता है कि इस चीज को समझें कि जैसे क्वांटम आया है, क्वांटम का सिद्धांत बड़ा गजब का सिद्धांत है, क्योंकि उसमें अनिश्चितताओं की भरमार है। वो कई सवालों के जवाब मिल ही नहीं रहे वैज्ञानिकों को। तो वो जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं, वो कहीं ना कहीं जब तक वो भारतीय ज्ञान परंपरा को नहीं देखेंगे, अध्यात्म को नहीं मानेंगे, तब तक वो मिसिंग एलिमेंट जो है वो वैज्ञानिकों का मिसिंग ही रहेगा। क्योंकि जितना सूक्ष्म वो खोज सकते थे उन्होंने खोज लिया है, लेकिन आगे कहीं ना कहीं उनको एक आध्यात्मिक जगत की यात्रा करनी पड़ेगी, और वो भारतीय ज्ञान परंपरा में आने के बाद ही होगा। अध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं, और हमें इन दोनों ही अप्रोच के साथ जीवन को समझने की ज़रूरत है। तो जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनको बहुत सारा नमन, उनको बहुत सारा धन्यवाद कि वो और उनकी जो अप्रोच है, अगर किसी चीज़ को अस्वीकार कर रहे हैं तो इसका कुल अर्थ ये है कि अभी उन्होंने जाना नहीं है। तो वैज्ञानिकों की सोच और वैज्ञानिक का अर्थ ही यही है, वैज्ञानिक अप्रोच का, कि किसी चीज़ को जब तक जान न लिया जाए तब तक उसे नहीं माना जाए। तो बहुत अच्छी बात है, तो वो जानने के क्रम में है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो बिना जाने मानते हैं। तो हमारा जो सनातन परंपरा है, सनातन जो धर्म है, जितना मैंने थोड़ा सा शास्त्रों का अनुशीलन किया, थोड़ा सा अध्ययन किया, तो मैं समझ पाया कि हम भौतिकता को भी उतना ही महत्व देते हैं, भौतिकता का भी उतना ही महत्व है सनातन में जितना आध्यात्मिकता का। आध्यात्मिकता के भी उतने ही मायने हैं, उतना ही अर्थ है जितना कि भौतिकता का। तो इन दोनों से मिलकर ही जीवन बनता है। तो जीवन व्यावहारिकता भी है और जीवन के प्रति गहन दृष्टि भी हमारी होनी आवश्यक है, तभी हम जीवन को एक समग्र रूप से देख पाएंगे। तो शिक्षा एक समग्र जीवन को देने वाली है। शिक्षा अगर एक तरफा होगी तो वो जीवन को पूर्णता नहीं दे सकती। और विज्ञान हो या अध्यात्म, भौतिकता हो या हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा या विज्ञान की बात है, ये सभी पूरक है। एक सिक्के के दो पहलू हैं। हमें दोनों पहलुओं को समझना होगा, हमें जानने के महत्व को समझना होगा, और हमें वैज्ञानिक अप्रोच को रखना पड़ेगा, क्योंकि सनातन अप्रोच वैज्ञानिक ही है। और बस वैज्ञानिकों को थोड़ा समाधि लगाने की ज़रूरत है। अगर वैज्ञानिक समाधि लगाने लगें तो मेरे ख्याल से और भी चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होगी। तो इस चर्चा को हम एक खुली छोड़ते हैं। और मुख्य रूप से यही है कि अध्यात्म और विज्ञान अगर एक जगह मिलते हैं तो वो है मानव। और ये हमारा सदी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है
कि हमने दुनिया भर की चीज़, हम अंतरिक्ष में चले गए और ब्रह्मांड में चीज़ों को खोज रहे हैं, और लेकिन मानव का अध्ययन नहीं कर पाए। जहाँ की सारी कहा भी है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड है, तो कहीं ना कहीं मानव ही वो एक केंद्र है जहाँ अध्यात्म और विज्ञान दोनों मिलते हैं। और हमारा सौभाग्य भी है कि हमारे यहाँ एक ऐसी दार्शनिक परंपरा ने जन्म लिया है भारत में, मध्यस्थ दर्शन, जो ए नागराज जी द्वारा प्रवर्त है। और उस दर्शन में यही है कि उन्होंने, ए नागराज जी ने अस्तित्व से ज्ञान को प्राप्त किया है। उन्होंने समाधि लगाई, समाधि में से इस अस्तित्व को पूरा देखा, और उसके बाद इस अस्तित्व में मानव की क्या भूमिका है इसको उन्होंने रखा है। तो मैं सबसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि जीवन विद्या जो मध्यस्थ दर्शन पर आधारित है, वो सारे उत्तरों को जवाब देने में सक्षम है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भरत भैया। बस इसको कंक्लूड करते हैं कि दर्शन का अर्थ है दृष्टि, देखना, देखने का ढंग। हमारी दृष्टि खुली हो, हम किसी भी दर्शन को देखें, उसको नाम न दें, उसको टैग न दें, और खुलेपन से अपने भीतर इस समग्र को, अब समग्र भी एक शब्द है, अस्तित्व भी एक शब्द है, इन सारे शब्दों से परे, शब्द से अर्थ, जैसा कि बताया भैया ने, शब्द से अर्थ और अर्थ से वस्तु की, भाव की यात्रा हम करें, स्वयं से करें। ये हमारी यात्रा है, यही हमारे मानव होने की सार्थकता है। तो अगेन हम इसको बिल्कुल खुला रखते हैं। मैं मेरे भीतर से समझूंगा और आप आपके भीतर से समझेंगे। समझना भीतर से ही होता है। अपने बच्चों को खुला रहने दें, अपने बच्चों पर मान्यता न थोपें, अपने बच्चों को दर्शन दें, दृष्टि दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।